हेलो स्टूडेंट, रक्षा सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए लगातार वीडियोस दे रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं मेरे विद्यार्थी, उनके लिए 25 मार्क्स की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो फिलहाल मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर रहा हूं। अब तक इस क्रम में हम लोग रोमांटिक एज तक आ चुके थे, लेकिन फिर मेरे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कॉल आए, फोन आए कि सर एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो प्ले लिस्ट में नहीं मिल रहा है। मैंने भी वो बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं मिला, कहाँ चला गया। मैंने यूट्यूब को उसका संज्ञान भी दिया, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए चलिए, कल मैंने एंग्लो नॉर्मल और एंग्लो सेक्शन पीरियड के लिए आपको वीडियो दिया था। तो चूंकि जब हम रोमांटिक एज को समाप्त करते हैं 1837 में, जो कि 1798 में स्टार्ट हुआ और 1837 में समाप्त हुआ, उसके बाद 1837 से अंग्रेजी साहित्य में एक नया एज आरंभ हुआ जिसको विक्टोरियन एज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है साहब? विक्टोरियन एज। मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम तौर पर आपको बहुत आसानी के साथ समझाने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं, जितना मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, आप लोग नहीं दे रहे हैं। मेरे वीडियोस को प्लीज लास्ट तक देखा करिए, समझिए। मैं लगातार आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे, मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो आप निश्चित रूप से मैक्सिमम परिणाम प्राप्त करेंगे जूनियर सुपर टेट में। ठीक है साहब? तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज लास्ट तक देखा करिए, कमेंट किया करिए, कोई क्वेरी हो तो पूछा करिए। ठीक है ना? तो मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कुछ और अच्छा करने की, कुछ और अच्छा बताने की। तो आज जब मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपका विक्टोरियन एज से संबंधित, तो आज मैं इसको विक्टोरियन, जैसे मैंने लिखा है ऊपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विक्टोरियन एज, जो कि 1837 में स्टार्ट होता है और 1901 तक चलता है। आज मैं इसको नाम देता हूं पार्ट 1, क्योंकि यह संभव नहीं है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको विक्टोरियन एज समझा सकूं। ठीक है ना? क्योंकि मेरी आदत नहीं है शॉर्टकट काट लेने की। मैं आसानी के साथ पूरा जो मैक्सिमम होता है उसी को समझाने का प्रयास करता हूं। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि लगातार तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके एग्जाम में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ देयर वर्क्स आएगा। तो जैसे मैं शेक्सपियर की बात कर रहा हूं, शेक्सपियर के बारे में मैं अब तक आपको 5 वीडियो दे चुका हूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि 6ठा वीडियो दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप विलियम शेक्सपियर के प्लेस पढ़ना चाहते हैं? क्या विलियम शेक्सपियर के प्लेस को शॉर्ट लिस्टेड करना चाहते हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं? और यदि आप चाहते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा कि 20, 25, 30 मिनट में विलियम शेक्सपियर के प्लेस को समाप्त करूं, उनको समझाऊं और उनकी जो प्रमुख कोटेशंस हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता पाऊं। लेकिन ये मैं करूंगा तभी जब आप मुझसे कहेंगे साहब। ठीक है ना? कल मेरी एक स्टूडेंट है शालिनी चौहान, उसका एक मैसेज आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा सर कि आप इस प्रकार से दीजिए, मैं तैयार हूं देने के लिए, लेकिन कम से कम आप सपोर्ट तो करिए, आप पढ़िए। तो आप पढ़ेंगे नहीं तो मेरी मेहनत बेकार होगी साहब, तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है ना? तो आज मैं स्टार्ट करता हूं विक्टोरियन एज 1837-1901 पार्ट 1। अब क्या हुआ था साहब, 1837 में जब रोमांटिक एज हमारा 1798 से 1837 तक चला, उसके बाद 1837 में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद इंग्लैंड की महारानी बनी रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल 1837 में आरंभ होता है और उन्हीं के नाम से अंग्रेजी साहित्य में इस एज का आरंभ होता है, इस पीरियड का आरंभ होता है विक्टोरियन पीरियड या विक्टोरियन एज के नाम से। ठीक है साहब? विक्टोरियन एज या विक्टोरियन पीरियड के नाम से। तो जब हम बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड की, आज मैं इस पार्ट 1 में आपको सिर्फ विक्टोरियन पीरियड और उस समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको लेकर आता हूं।
साहित्य पर जो प्रमुख बातें थी उनको लेकर। अगले वीडियोस में दूंगा रोमांटिक प्रोज के, विक्टोरियन प्रोज के, विक्टोरियन नॉवेल्स के, विक्टोरियन ड्रामास के, या विक्टोरियन प्रोज राइटिंग के, ठीक है ना, वो आगे चलेगा। तो पार्ट 1 की जब मैं बात करता हूं तो अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ विक्टोरियन एज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है साहब, और वो महत्वपूर्ण घटना ये है कि एक साइंटिफिक लिटरेचर भी छपा, वैज्ञानिक साहित्य। और वो वैज्ञानिक साहित्य था हमारे एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है साहब? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका पब्लिकेशन होता है 24 नवंबर 1859 को। 24 नवंबर 1859 को इसका पब्लिकेशन हुआ और बुक लिखी चार्ल्स डार्विन साहब ने। इस बुक में चूंकि मैंने कहा कि साइंटिफिक लिटरेचर था, और साइंटिस्ट जो होते हैं जब कोई बात कहते हैं तो पहले उसके लिए कई ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो अपने जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकलते हैं उसको साझा करते हैं। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो इन्होंने बुक लिखी, यानी कि जीवन की उत्पत्ति, तो इस बुक के आधार पर उन्होंने ये बताया कि साहब मनुष्य का जीवन और आज का जो मनुष्य दिखाई देता है वह बाइबल में के द्वारा लिखा गया या बाइबल में लिखी हुई कहानी के अनुसार नहीं हुआ कि हम सब एडम और ईव की संतानें हैं। एडम और ईव देवता और देवी थे, स्वर्ग में रहा करते थे, उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की, फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया, ईश्वर ने क्रोधित होकर उनको पृथ्वी पर फेंक दिया, और हम सब एडम और ईव की संतानें हैं। तो कहते हैं साहब ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के क्रमिक और सूक्ष्म परिवर्तन होते 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 मनुष्य का निर्माण हुआ। सबसे पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य जेलीफिश के रूप में आया, और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंजिंग हुई, वातावरण में परिवर्तन आया, और मनुष्य जेलीफिश से होता 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 आज के दौर में पहुंचा। और इन्होंने इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दिए। जब उन्होंने ये दिया तो फिर ये आया कि लोगों को लगा, यार खासतौर से इंग्लैंड के लोगों को या क्रिश्चियनिटी को या यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को, कि जब बाइबल ही गलत कहती है, मैं नहीं कह रहा बाइबल गलत कहती है, सॉरी पूछे, ठीक है ना, लेकिन अगर इस बुक के आधार पर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो लोगों ने कहा कि जब बाइबल गलत कहती है तो फिर चर्च जाने से क्या लाभ, तो फिर ईश्वर को मानने से क्या लाभ। लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया, स्थिति ये हो गई। लोगों ने ईश्वर पर भरोसा करना बंद कर दिया। तो ऐसा उथल पुथल का एज था विक्टोरियन एज, ऐसा उथल पुथल का एज था विक्टोरियन एज। अब इस विक्टोरियन एज में और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो मैं आपको क्रमबद्ध तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं, और बताऊंगा कि विक्टोरियन एज का साहित्य जो है वो और कौन कौन सी चीजें जो है वो व्यक्त करता है। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया रियलिज्म, मैंने आपके सामने लिखा है रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है आपका वास्तविकता। तो मैंने लिखा लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कम्स क्लोजर टू डेली लाइफ, यानी कि अगर हम विक्टोरियन एज की साहित्य की बात करें तो विक्टोरियन एज के जो राइटर्स हुए, चाहे वो पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, प्रोज राइटर थे या ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने ऐसा लिखा जो कि मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित था। विक्टोरियन एज के राइटर्स ने ऐसा साहित्य लिखा जो कि व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन से, डेली लाइफ से कनेक्टेड था, which reflects its practical problems and interest। और ये ऐसे राइटर्स हुए विक्टोरियन एज के जिन्होंने कि आम व्यक्तियों के जीवन में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आम समस्याएं होती हैं, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट होते हैं, आम जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको अपने साहित्य के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास
किया, यानी कि समस्याओं को और रुचियों को व्यक्त करने का प्रयास किया। और आप कह सकते हैं कि इसी को मानव जो है, जो मनुष्य होता है, उसकी आप कह सकते हैं कि प्रगति का शक्तिशाली माध्यम व्यक्त किया। साहित्य को प्रगति का शक्तिशाली माध्यम व्यक्त किया। कौन से राइटर्स ने? विक्टोरियन एज के राइटर्स ने। उसके बाद दूसरी बात जो हमें विक्टोरियन एज के लिटरेचर में देखने को मिलती है वो है मोरल पर्पस। यानी कि विक्टोरियन एज के राइटर जो थे उन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से हमें नैतिक उद्देश्य की जानकारी कराई और नैतिक उद्देश्य के बारे में बताया। जैसे मैंने लिखा, विक्टोरियन लिटरेचर सीम्स टू एसेस इट्स मोरल पर्पस। जब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूंगा कि विक्टोरियन साहित्य नैतिकता स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है साहब? नैतिकता स्थापित करता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो राइटर्स हैं वो आपके आते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कार्लाइल साहब, जॉन रस्किन साहब। ये सभी ऐसे लेखक रहे जिन्होंने कि अपनी राइटिंग के माध्यम से लोगों को मोरल पर्पस से संबंध कराया, यानी कि उनके नैतिक कर्तव्यों को समझाने का प्रयास किया। अगर मैं यहां आपका 1 मिनट और लूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि साहब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन जो बुक पब्लिश हुई 24 नवंबर 1859 को, उसके बाद जब लोगों का चर्च और ईश्वर पर से विश्वास उठने लगा तो भैया विक्टोरियन एज के ये जो राइटर जो मैंने अभी नाम लिए, चाहे वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो, कार्लाइल साहब रहे हों या आपके जॉन रस्किन साहब रहे हों, ये ऐसे राइटर रहे जिन्होंने कि ब्रिज का काम किया, ब्रिज बनाने का काम किया। उन्होंने काय के बीच ब्रिज बनाने का काम किया? उन्होंने रिलीजन और साइंस के बीच, यानी कि धर्म और विज्ञान के बीच ब्रिज बनाने का कार्य किया। और जब इन्होंने ब्रिज बनाने का काम किया तो इन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से क्या क्या व्यक्त किया? रियलिज्म व्यक्त किया, वास्तविकता व्यक्त की कि भैया लिटरेचर जो है उसको कैसे लेकर आए? डेली लाइफ से कनेक्टेड लेकर आए। उसमें आम व्यक्तियों को जोड़ा, आम व्यक्तियों की समस्याओं को जोड़ा और उनके इंटरेस्ट को जोड़ा। मोरल पर्पस व्यक्त किया कि भैया जो आम व्यक्ति हैं उनको उन्होंने अपनी कविता, अपनी राइटिंग, चाहे वो प्रोज हो या अन्य माध्यम से हो, उसको ये समझाने का प्रयास किया कि साहब मनुष्य के जीवन में नैतिक उद्देश्य जो है, नैतिक कर्तव्य जो हैं, उनका कितना बड़ा योगदान होता है। अब जब हम इसी एज में आगे बढ़ते हैं, जो हम विक्टोरियन एज के साहित्य की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने 2 चीजें अभी आपको बताई थी। पहला आपको बताया मोरल पर्पस, सॉरी रियलिज्म, और उसके बाद दूसरा बताया मोरल पर्पस। उसके बाद हमने लिखा आपके सामने डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फेथ्स एंड फिलॉसफी। डाउट्स यानी कि आप कह सकते हैं कि डाउट को हिंदी में क्या कहा जाता है साहब? उन्होंने कहा डाउट को कहा जाता है संदेह। और कॉन्ट्रडिक्टरी फेथ एंड फिलॉसफी यानी कि अपोजिट विश्वास और दर्शन। ये क्या है, इसको कैसे समझाएंगे? तो मैं ये कह सकता हूं कि साहब कि विक्टोरियन एज जो था वह संदेह एवं परस्पर विरोधी, संदेह एवं परस्पर विरोधी विश्वासों और दर्शन का समय था। क्या का था? संदेह और परस्पर विरोधी विश्वासों और दर्शन का समय था साहब। अब कैसा डाउट? उन्होंने कहा साहब ईश्वर पर डाउट स्टार्ट हो गया। क्यों? वैज्ञानिक साहित्य, चार्ल्स डार्विन की बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के कारण ईश्वर पर लोगों को संदेह होने लगा। फिर लोगों का जो विश्वास था, भरोसा था बाइबल पर, लोगों का जो विश्वास था ईश्वर पर, चर्च पर, वो डगमगाने लगा। फिलॉसफी जो दर्शन प्रदर्शित करती है बाइबल, लोगों का उस पर संदेह होने लगा।
ये स्थिति आ गई साहब। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया, चर्च जाना बंद कर दिया, ईश्वर पर भरोसा बंद कर दिया। इस पर बहुत बड़ा राइटर हुआ है जिसका नाम है साहब फिलिप लार्किन। वो कहता है साहब कि अंधविश्वास भी जरूरी है, कि अगर अंधविश्वास नहीं होगा, अगर सुपरस्टिशन नहीं होगा, तो हम विश्वास करेंगे किस पर? ठीक है, ईश्वर को विश्वास मत करिए, लेकिन अगर ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? यह साहित्य है विक्टोरियन एज का। मत करिए ईश्वर पर भरोसा, मत करिए बाइबल पर भरोसा, मत करिए धार्मिक पुस्तकों पर भरोसा, मत करिए धार्मिक फिलॉसफीज पर भरोसा। लेकिन पर प्रश्न खड़ा होता है, भरोसा और विश्वास करेंगे किस पर? क्या इनके सिवा कोई बचता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? तो इतना तो होना चाहिए ना, कम से कम भरोसा के लिए। कम से कम इस संसार में जब मनुष्य परेशान होता है तो ईश्वर का ही नाम लेता है। तो क्यों ना ईश्वर को बनाया जाए, क्यों ना ईश्वर को रखा जाए? ठीक है ना साहब? तो डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फेथ्स हैं साहब फिलॉसफी के अंदर। तो जब मैं बात करता हूं इसकी, तो जैसा कि मैंने कहा, विक्टोरियन युग को संदेह एवं परस्पर विरोधी विश्वासों तथा दर्शन के लिए जाना जाता है। और इसमें क्या था? विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसमें दो राइटर ऐसे हुए, एक को पेसिमिस्ट कहा गया और एक को ऑप्टिमिस्ट कहा गया। एक को पेसिमिस्ट कहा गया और एक को ऑप्टिमिस्ट कहा गया। अब पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट का क्या हुआ वो मैं समझाता हूं। अब मैं यहां आपके सामने नाम लिखता हूं साहब, थॉमस हार्डी, इनको कहा जाता है पेसिमिस्ट। और दूसरा नाम मैं लिखता हूं रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक? जब विक्टोरियन एज के साहित्य की बात करता हूं तो डाउट्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी फेथ्स है, फिलॉसफीज है। तो दो ऐसे लेखक हुए जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। पहले थे थॉमस हार्डी साहब, ये निराशावादी कहे गए, पेसिमिस्ट कहे गए। अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े नोबेल राइटर्स में से इनका नाम आता है साहब थॉमस हार्डी। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो बहुत बड़े कवि हुए, इनको कहा गया ऑप्टिमिस्ट। तो आपको पेसिमिज्म सीखना है, निराशावाद सीखना है तो थॉमस हार्डी को पढ़िए, और आपको ऑप्टिमिज्म सीखना है, आशावादी होना है, तो आप रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़िए। यही तो है विक्टोरियन एज, पेसिमिज्म भी है और ऑप्टिमिज्म भी है, निराशावाद भी है और आशावादी भी है। निराशावाद कैसे? उन्होंने साहब ईश्वर से भरोसा उठ गया, चर्च नहीं जाएंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, निराशावाद हो गया। लेकिन आशावाद भी तो है ना, किस पर भरोसा करेंगे साहब? ईश्वर तो है। वो अलग बेटर है कि मनुष्य ने अपने हिसाब से ईश्वर को अपना अलग अलग रंग रूप दे दिया, ईश्वर को अपना अपना अलग रूप रंग दे दिया। हम हिंदुस्तान की साहित्य की बात करते हैं, कबीर जो है वो ईश्वर को कुछ रूप में देखते हैं, तो सूरदास जी कुछ और रूप में देखते हैं, तुलसीदास जी कुछ और रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य भी है, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं साहब। तो ये बात हो गई आपकी डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फेथ्स एंड फिलॉसफी। अब बात आती है आपके चौथा पॉइंट मैंने लिखा, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को अगर मैं हिंदी में कहूं तो मैं कहूंगा यथार्थवाद। क्या कहूंगा साहब? यथार्थवाद। हिंदी मेरी ने ज्यादा अच्छी है भाई साहब, देख लेना, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं, मान लेना कि सर को हिंदी इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोशिश की है यथार्थवाद लिखने की। ठीक है साहब? सॉरी, वो पॉइंट गलत लिख गया था यहां पर, यह आइडियलिज्म है आदर्शवाद, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा था। मैं यथार्थवादी इसलिए यहां कह रहा हूं, यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक। और रियलिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो विक्टोरियन एज में एक नई प्रकार की कविता आरंभ हुई, विक्टोरियन एज के अंदर ही।
एक नई प्रकार की कविता आरंभ हुई जिसको कोई हम लोग कहते हैं प्री राफेलाइट पोइट्री। क्या कहते हैं साहब? प्री RAPHAELITE प्री राफेलाइट पोइट्री। अब ये प्री राफेलाइट पोइट्री क्या थी साहब? उन्होंने कहा प्री राफेलाइट पोइट्री वह कविता थी या कविता का वह स्थानांतरण था या शुरुआत थी जिसने कि ये कहा कि साहब आर्ट फॉर आर्ट सेक। ध्यान रखना, जब मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं और वीडियो दे रहा हूं आपको, तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कुछ मेरे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वेश्चन बनाइए, कुछ कहते हैं सर क्वेश्चन की सीरीज दीजिए। मैं तो क्वेश्चन का भंडारण आपको दे रहा हूं और आपकी पूर्ति के लिए मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बनाऊंगा भी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम करें, और मैक्सिमम क्वेश्चन रटने से नहीं होता है, मैक्सिमम कैसे होता है? उस टॉपिक को समझने से। एक बार विक्टोरियन एज का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, एक बार विक्टोरियन एज के राइटर समझ में आ जाएंगे, लेखनी समझ में आ जाएगी, फिर क्वेश्चन तो कहीं से आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स, आप सब कर लेंगे। ठीक, तो प्री राफेलाइट पोइट्री जो है वो विक्टोरियन एज में स्टार्ट हुई और इनको हम कहते हैं यथार्थवादी। क्या कहते हैं साहब? यथार्थवादी। प्री राफेलाइट पोइट्री को प्री राफेलाइट ब्रदरहुड भी कहा जाता है। यह एक समूह था कुछ पेंटर्स का, यह समूह था कुछ पेंटर्स का जिन्होंने एक समूह तैयार किया और इन्होंने एक स्लोगन के आधार पर अपनी राइटिंग स्टार्ट की और वो स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट से। कई बार पूछा गया है हु गेव द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट से, एंड द आंसर इज प्री राफेलाइट पोइट्स। ठीक, उसके बारे में जब प्री राफेलाइट पोइट्स आपको पढ़ाऊंगा इसमें धीरे धीरे करके, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने बनेंगे वो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है साहब। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर अब आइडियलिज्म की जब मैं बात करता हूं तो अब मैं बात करता हूं आइडियलिज्म की। अगर जब मैं आइडियलिज्म की कहता हूं तो आइडियलिज्म का मतलब हुआ आदर्शवाद। जब मैं विक्टोरियन एज के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड बताया तो इससे आपको यह पता लगा कि लोग जो विक्टोरियन एज के थे बड़े प्रैक्टिकल थे। अब अगर राइटर्स प्रैक्टिकल के आधार पर ही लिखते तो फिर इनको ब्रिज नहीं कहता मैं, जैसे मैंने कहा था। तो इन्होंने क्या किया, मोस्ट राइटर सजेस्ट ए प्योरली आइडियल लाइफ। अधिकतर जितने भी लेखक हुए उन्होंने अपनी लेखनी के आधार पर सभी को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने का कार्य किया। जैसे कि इट इज एन आइडियलिस्टिक एज where the great ideals like truth, justice, love, brotherhood, etc. emphasized by all writers of all genres। क्या हुआ साहब, इस एज को आप आइडियलिस्टिक एज कह सकते हैं, आदर्शवादी युग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें महान आदर्शों को लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कैसे? जो लेखक थे उन्होंने अपनी लेखनी में सत्य को व्यक्त किया, अपनी लेखनी में जस्टिस यानी कि न्याय की इंपॉर्टेंस दी, अपनी राइटिंग में प्रेम के बारे में बताया, अपनी राइटिंग में ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे पर जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। और वो चाहे भले ही किसी भी जेनर के राइटर रहे हों, चाहे वो पोइट रहे हों, नॉवेलिस्ट रहे हों, ड्रामेटिस्ट रहे हों या आपके नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर रहे हों, सबने क्या किया, अपनी लेखनी के माध्यम से एक आइडियलिस्ट जीवन कैसे जिया जाता है इस बात पर जोर दिया और अपनी लेखनी में सत्य, न्याय, प्रेम और भाईचारे का वर्णन किया। अब नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, जो कि मैं लास्ट आज आपके लिए दे रहा हूं। जब मैं ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर की बात करता हूं तो इसका ग्रोथ था
जब रोमांटिक रिवाइवल, जब रोमांटिक एज के बाद इसका आरंभ हुआ है, तो ये विक्टोरियन एज की राइटिंग में रोमांटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और विक्टोरियन एज की जो चीजें जो अब तक मैं आपको बताई थी, आइडियलिज्म बताया, रियलिज्म बताया और मोरलिटी बताया, ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं, डाउट्स भी देखने को मिलते हैं, सब कुछ देखने को मिलता है। तो जब ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर की बात मैं करता हूं, तो साहब विक्टोरियन एज की ग्रोथ के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर्स हैं साहब आपके लिए, जिन्होंने कि विक्टोरियन एज को वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर ऑफ द एज बनाने का काम किया है विक्टोरियन एज का। तो उसमें आपके पोइट्स आते हैं साहब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, शेक्सपियर साहब के बाद दूसरा ऐसा बंदा जिसकी कोटेशन सबसे ज्यादा यूज अंग्रेजी साहित्य में की जाती है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अभी मैंने कहा ऑप्टिमिस्ट है साहब, ये आशावादी हैं। इनकी हर एक पोएम, हर एक राइटिंग ये कहती है कि जीवन में कुछ भी हो लेकिन अंत में और हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। इस एज में ड्रामेटिस्ट हुए साहब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा ड्रामेटिस्ट, जिसने लगभग 100 ड्रामास लिखे, जिसकी तुलना अगर कहूं मैं तो शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट अगर किसी को कहा जाता है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ड्रामा ऑफ आइडियाज, ड्रामा ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम प्ले जो है वो दिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉन गॉल्सवर्दी साहब, कौन नहीं जानता, जस्टिस प्ले लिखा साहब इन्होंने। कितने बड़े महान राइटर हैं, वो भी काहे में आए, विक्टोरियन एज में। अगर नॉवलिस्ट पे मैं जाता हूं तो नॉवलिस्ट में मिलते हैं मुझे चार्ल्स डिकेंस साहब, थॉमस हार्डी साहब जैसे महान नॉवलिस्ट मिलते हैं। और अगर एसेइस्ट की बात करूं तो साहब जगह मेरे पास थोड़ी बोर्ड पे कम है, अभी मैं लिखता हूं आपके लिए। तो एसेइस्ट की मैं बात करूं तो एसेइस्ट में आपको मिल जाते हैं एसेइस्ट की मैं बात करूं तो कार्लाइल और स्टीवनसन जैसे लेखक जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। थॉमस कार्लाइल और स्टीवनसन साहब जो है वो एसेइस्ट हैं इस एज के। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको विक्टोरियन एज और उसके इतिहास और उस समय की जो साहित्य था, कैसा उथल पुथल का साहित्य था, इसको बताने का प्रयास किया। जो लेखक थे उन्होंने क्या लिखने का प्रयास किया ये मैंने बताया। आगे की वीडियोस में मैं विक्टोरियन एज के प्रोज राइटर, विक्टोरियन एज के नॉवेल राइटर, विक्टोरियन एज के ड्रामेटिस्ट, पोइट्स, सबके बारे में मैं आपको आराम से विस्तार से इसी प्रकार से समझाऊंगा जैसे कि मेरी आदत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भ्रमित ना होना चाहें, बॉदर ना लेना चाहें, परेशान ना होना चाहें, खासतौर से मेरे जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ बस मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए। मेरा एक एक वीडियो आपके एक नहीं, दो नहीं, दसियों नहीं, 20 50 सवालों का रिप्लाई स्वतः ही दे देगा। ठीक है ना साहब? मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार अगर आप अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरे नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।